चीज़ों को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, और आजकल के कॉम्पिटिटिव दौर में डिमांड को प्रेडिक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी लाइफ साइकिल छोटी हो गई है। फैशन की वजह से एक चीज़ आती है, आने के बाद चली जाती है, उसकी जगह दूसरी चीज़ ले लेती है। अगर आपने विद इन दैट शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम अपना डिमांड इतनी नहीं जनरेट की कि आप प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली सेल कर सकें, फिर आप कभी भी इतनी डिमांड मीट नहीं कर सकते, और वो प्रोडक्ट आपका लॉस में हो जाता है। और दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे लैपटॉप का बिजनेस है, आपका एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस है, फैशन के क्लोथिंग के बिजनेसेस हैं। इनके जो लाइफ स्पैन होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं। समर के फैशन के लिए कोई चीज़ आई है तो वो विद इन 2-3 मंथ्स सेल होना चाहिए। अब विद इन 2-3 मंथ्स आपने उसको प्रोड्यूस भी करना है, रिटेल में डिस्प्ले भी करना है, और फिर उसके बाद जब आपकी सेल हो जाए तो उसको फेज आउट भी करना है। अब कितना सेल होगा आपका आइटम, इसको प्रेडिक्ट करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। आपको पता है कि आईफोन जब लॉन्च किया जाता है, उसका कोई नया मॉडल, तो बाज़ औक़ात लाइन्स लगी होती हैं और आईफोन शॉर्ट हो जाता है। हालांकि वो सबसे सोफिस्टिकेटेड डिमांड मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आईफोन शॉर्ट हो जाता है। और बाज़ औक़ात आईफोन कोई ऐसा मॉडल भी होता है जो फेल हो जाता है, नहीं चलता है, तो वो स्टॉक में पड़ा रहता है, और पीपल आर नॉट कमिंग टू परचेज दैट। ये चीज़ कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा क्रिएट करती है कि अगर किसी चीज़ को वो प्रोड्यूस करें तो कितना प्रोड्यूस करें, और अगर वो किसी चीज़ को राइट क्वांटिटी में इन्वेंट्री में नहीं रख सकेंगे, और कस्टमर्स आए और वो चीज़ नहीं मिली, तो कस्टमर वेट नहीं करेगा बल्कि कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट खरीदेगा। ये लॉस सेल्स है। और अगर आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया और कस्टमर्स ने उसको नहीं परचेज किया, तो ये आपको फिर आगे उसको या तो स्क्रैप करना पड़ेगा या लॉकडाउन प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, जैसे क्रिसमस में होता है अमेरिका में, यूरोप में, कि वो प्राइसेस, वो चीज़ें बेच रहे होते हैं 24-25 दिसंबर तक, और उसके बाद जनवरी से बहुत ही डीप डिस्काउंट के ऊपर वो उसे सेल कर देते हैं, 70% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 80%, क्योंकि अब वो उनके काम की नहीं रही। अगर सीजन में इट वाज नॉट सोल्ड, देन इट विल नेवर बी सोल्ड, एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट होती है, इसलिए वो उसको बेच करके फिर नई इन्वेंट्री लेकर के। तो दिस इज ए कांस्टेंट चैलेंज फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ज़ारा मैन के आप प्रोडक्शन मैनेजर के मुताबिक सोचें कि ज़ारा मैन फैशन के डिफरेंट आइटम्स बनाता है, कोई एक चीज़ नहीं बनाता। ख्वातीन के फैशन, मर्दों के फैशन, और फिर उसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। अब किस प्रोडक्ट को किस क्वांटिटी में बनाएं, किस साइज को किस क्वांटिटी में बनाएं, किस डिज़ाइन को किस क्वांटिटी में बनाएं, दैट इज ए कंटिन्यूस चैलेंज। इसको कहते हैं हम डिमांड मैनेजमेंट। ठीक है, हमारे इसमें ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है? दिस इज कॉल्ड डिमांड मैनेजमेंट। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। चले, अब हो गई, ये ले। ठीक है, तो हमारा फोकस आज का है कि आप अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डिमांड मैनेजमेंट है में काम करें, तो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि डिमांड मैनेजमेंट की एसेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ज़ाहिर है कि जब आपको प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी आपने सोर्स करना है, उसके लिए लेबर भी हायर करने हैं, प्रोसेसिंग के बाद आप उसको रिटेल में भी देंगे। कितना लेबर हायर करें, कितनी मशीनरी डिप्लॉय करें, कितना आप रॉ मटेरियल परचेज करें, ये सब आपको बैलेंस करना है सप्लाई और डिमांड के ज़रिए। कि डिमांड कितनी आ रही है और उसकी सप्लाई आप प्रॉपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए ज़ाहिर है आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, उसके बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। फिर S&OP, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन होता है जो सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग कहलाता है। ये सेल्स वाले फोरकास्ट देते हैं कि नेक्स्ट मंथ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लाइन इतनी सेल होगी, तो उसके हिसाब से ऑपरेशंस की प्लानिंग की जाती है, प्रोडक्शन की प्लानिंग की जाती है कि ये आइटम्स कितने प्रोड्यूस करके रखना है। अगर मिसाल के तौर पर नेक्स्ट मंथ सेल्स के लोग किसी एक पर्टिकुलर आइटम को प्रमोट करने जा रहे हैं, तो सेल्स के लोग में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे सेल 20% इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स कि प्रोडक्शन को उन आइटम्स को 20% ज़्यादा बनाना है। तो दैट विल कॉज प्रोडक्शन नर्वसनेस। तो प्रोडक्शन आप शेड्यूल चेंज करेंगे, रीचेंज करेंगे, उससे प्रोडक्शन के ऊपर प्रेशर आता है।
तो अब जो CPFR के सॉफ्टवेयर हैं जो वो मिल करके प्लानिंग, फोरकास्टिंग और रिप्लेनिशमेंट करते हैं, प्लानिंग भी साथ करते हैं और फिर फोरकास्ट भी साथ करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिल करके, और रिप्लेनिशमेंट भी साथ करते हैं। और ये इसमें आप वेंडर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसको कहते हैं CPFR। डिटेल में भी हम जाएंगे। देखिए आपका बेसिकली क्या है, आप चाहते क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का थ्रूपुट कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी थ्रूपुट का मतलब होता है फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कैपिटल। सप्लाई चेन से यही चार चीजें गुजरती हैं। इसको एज सप्लाई चेन मैनेजर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि अगर उसकी थ्रूपुट को कंट्रोल कर लें, उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल कर लें, कि भाई जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं वो इस स्पीड से जा रही हैं। जब एक कांस्टेंट स्पीड से जाएंगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर करना भी आसान है, उसके लिए प्रोडक्शन करना भी आसान है, और उसको सप्लाई चेन में अगले मेंबर की तरफ पुश करना भी आसान है। या अगर पुल हो रहा है तो पुल में उतना ही आइटम आ रहा है जितना कि आपने प्लान किया हुआ है। इस पूरे फ्लो को बहुत ही यूनिफॉर्म वे में मैनेज करने से यू गेट ग्रेटर कस्टमर वैल्यू एंड यू गेट ग्रेटर कमर्शियल वैल्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। मतलब आप जस्ट सिर्फ सोचें कि मिसाल के तौर पे आप ज़ारा के या आइडियाज़ के चलें, आप सप्लाई चेन मैनेजर हैं। अगर आप आइडियाज़ के सप्लाई चेन मैनेजर हैं और आइडियाज़ ने समर में फर्ज कीजिए कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन लॉन्च किए। अब 20 डिज़ाइन लॉन्च किए, वो स्मॉल में भी है, मीडियम में भी है, लार्ज में भी है। तो ये हो गए 60। ठीक। अब 60 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट आप वहाँ पे ला के देना है सिर्फ लॉन में। अब उसमें से हो सकता है कि मीडियम ज़्यादा बिकता हो तो मीडियम की क्वांटिटी आप ज़्यादा बनाएंगे, स्मॉल जो है उससे कम बिकता हो तो स्मॉल थोड़ा कम बनाएंगे, और लार्ज सबसे कम बिकता हो तो लार्ज क्वांटिटी से कम बनाएंगे। जो भी आपका प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से आप करेंगे। और उसके बाद ये एक आउटलेट नहीं है, बल्कि कराची शहर में शायद आपके 20 आउटलेट्स हैं। 20 आउटलेट्स पे डिफरेंट तरह की डिमांड आप फेस करें। उन सब के ऊपर आपने इस तरह रखना है कि कहीं पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सरप्लस की सूरत में भी नहीं पड़ा हुआ और कहीं शॉर्टेज भी नहीं हो रही। तो इस चीज़ को जब आप करते हैं तो यू कैन ओनली डू थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आप नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन में ज़रूरी है कि आप कोलैबोरेटिव एफर्ट करें। कोलैबोरेटिव एफर्ट का मतलब है तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर एफर्ट्स करें और सप्लायर के साथ मिल करके एफर्ट करें। ठीक है। और जो डिमांड इंफॉर्मेशन है उसका स्ट्रेटेजिक यूज़ ही करना चाहिए। डिमांड इंफॉर्मेशन का स्ट्रेटेजिक यूज़ क्या है कि जितनी डिमांड आप फोरकास्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल प्लान कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप प्रोडक्शन को ओरिएंट। दैट इज द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डिमांड इंफॉर्मेशन। डिमांड मैनेजमेंट में क्या है, बेसिकली डिमांड मैनेजमेंट ये कि आप अपने कंज्यूमर, उनके अनमेट नीड्स, उनके प्रॉब्लम्स को गैदर कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको एड्रेस करने के लिए जो प्रोडक्ट आप या सर्विसेज या उसका कॉम्बिनेशन लेकर के आ रहे हैं, उनको अचीव करने में आपको कौन से पार्टनर्स हेल्प करेंगे, कौन से वेंडर्स हेल्प करेंगे, और कितनी क्वांटिटी आप कितने वेंडर्स से लेंगे। और फिर उसके मुताबिक आप एज ए सप्लाई चेन मैनेजर तमाम फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चैनल मेंबर्स को कि वेंडर ये चीज़ें सप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन डेज में ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर है वो फिनिश गुड्स को इस क्वांटिटी में, इस प्रोपोर्शन में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये नॉलेज अगर आपस में सब एक दूसरे से शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर डिमांड फोरकास्टिंग हो जाएगी। जब ज़्यादा डिमांड फोरकास्टिंग बेहतर हो जाएगी तो रिटेलर को भी पता होगा कि मेरे पास कितना मटेरियल आने वाला है, और प्रोड्यूसर को भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी पता होगा कि उन्होंने कितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना है किन डेट्स के ऊपर, और वेंडर्स को भी पता होगा कि किन डेट्स पे उन्होंने क्या क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से जो है आप बेहतर तरीके से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे देखिए आपकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। एक आपकी स्ट्रेटेजी है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं। जब आप मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि
आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। जब प्रोडक्शन बढ़ाएं और उसकी इतनी डिमांड हो कि मार्केट उसे एब्जॉर्ब कर सके, तब आप मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जाहिर है कि आपको रॉ मटेरियल भी अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, और सप्लाई चेन को भी अकॉर्डिंगली अलाइन करना पड़ेगा। ग्रोथ को फास्टेस्ट वे में इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका ये है कि आप मर्जर और एक्विजिशन कर लें, यानी अपनी जैसे कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, तो फिर आपकी कंपनी का साइज बड़ा हो जाएगा। जब कंपनी का साइज बड़ा होगा, दूसरी कंपनी मर्ज होगी, वो भी अपना मार्केट शेयर लेकर आएगी, तो ये जो एक मर्ज कंपनी है इसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप किसी और कंपनी को एक्वायर कर लें, और एक्वायर करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये फास्टेस्ट तरीका है। और उससे स्लोअर तरीका ये है कि आप फिर नए तरीके से सारा कुछ काम करें, उसमें ज़ाहिर है बहुत मिस्टेक हो सकती है, और हो सकता है आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकें। मर्जर और एक्विजिशंस के अपने चैलेंज है, ठीक है, और बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं दे सके। लेकिन नए बिजनेस को नए सिरे से करने के अपने चैलेंजेस हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के रिसेंट एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि उन्होंने डिजिटल में जाने की कोशिश की और उसको खुद से करने की कोशिश की, एंड दे वर नॉट सक्सेसफुल इन दैट। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया। अच्छा, फिर इंडस्ट्री को अगर आप देखें, और इंडस्ट्री को देखने के बाद आप ये देखें कि अगर आप प्राइस के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें ग्रोथ मिल जाएगी। क्योंकि आप ये कर सकते हैं कि जैसे मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी भी जा सकते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है कि मार्केट वही है, लेकिन उसमें आप अपने कंज्यूमर्स बढ़ाना चाह रहे हैं और किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर लेना चाह रहे हैं। कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, मार्केट पेनिट्रेशन में ज़्यादातर क्या होता है कि आप प्राइस को थोड़ा लोअर करते हैं, लेकिन ये एक डेंजरस मूव होती है, क्योंकि आप प्राइस लोअर करेंगे, इन रिटेलिएशन आपका कॉम्पिटिटर भी प्राइस लोअर कर देगा, और अगर प्राइस वार शुरू हो गई तो नो बडी विल बी विनर। इसलिए आप प्रोडक्ट के प्राइसिंग स्ट्रक्चर को आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन में हैं तो आप प्राइसिंग को इस साथ मैन्यूवरिंग भी कर सकते हैं, तो उससे आप ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। अच्छा, जब उसी तरीके से जब मर्जर करते हैं, तो क्या होता है, आपको एक ही फंक्शन के कई लोग मिल जाते हैं। जैसे फाइनेंस मैनेजर आपके यहाँ भी है, फाइनेंस मैनेजर उस नई कंपनी में भी है। अब आपको अपने स्टाफिंग मॉडल चेंज करना पड़ेगा, और उस फाइनेंस मैनेजर में से दोनों में से कोई एक फाइनेंस मैनेजर रहेगा। इस तरह और बहुत सारी जो डुप्लीकेटेड सेल फोर्स है उसमें से भी आपको देखना पड़ेगा कौन सी सेल्स फोर्स आपकी रहेगी और कौन सी सेल्स फोर्स रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है कि जनाब आपके पास जो प्रोडक्ट्स अगर बहुत सारे होते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास पूरा प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज देखें आप, उनके पास प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो होता है। उनके पास एंटीबायोटिक्स भी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन भी है, उनके पास कैप्सूल्स भी हैं, उनके पास और दूसरे तरह के भी मेडिसिन हैं। कोई मेडिसिन बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल होते हैं, अच्छी प्राइस में जाते हैं, कोई मेडिसिन बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में जाते हैं, कोई मेडिसिन हो सकता है कि वो लॉस में सेल कर रहे हैं। पहले तो ये होता था कि आप इवेल्युएट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था कि किस प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट से आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि वो सब प्रोडक्ट एक साथ बनते थे, एक साथ मार्केट में जाते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया है तो आप पोर्टफोलियो में आइटम्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर सकते हैं, और इंडिविजुअली एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि जनाब इस पोर्टफोलियो के अंदर ये आइटम हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है, या इस आइटम से हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है या प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उन आइटम्स को आप डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसकी वजह से दूसरे आइटम पे इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे अजान हो रही है, ज़रा रुक जाइए।
तो पोर्टफोलियो में अभी आपको डायग्राम के जरिए भी दिखा देंगे कि बेसिकली आपको ये एनालाइज करना है कि किस प्रोडक्ट को आपने कंटिन्यू करना है, किसको ड्रॉप करना है, और किसके बारे में सोचना है कि अभी ड्रॉप करें या इसको मज़ीद टाइम दें। तो ये चीज़ें हम पोर्टफोलियो स्टडी में देख लेते हैं, जो बीसीजी मैट्रिक्स के ज़रिए बताया जाता है। अच्छा, फिर पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं, किस कस्टमर के लिए पोजीशन कर रहे हैं। जैसे यूनिलीवर के पास लाइफ बॉय है। लाइफ बॉय किन के लिए पोजीशन करते हैं? जो कि लो कॉस्ट सोप चाहते हैं। उसके बाद लक्स भी है उनके पास। लक्स किसके लिए पोजीशन करते हैं? जो मिड मार्केट के लोग हैं। फिर उनके पास डव भी है। डव किन के लिए पोजीशन करते हैं? जो हाई एंड मार्केट के लोग हैं। ठीक है, डव उनका सबसे एक्सपेंसिव सोप है। तो इनके पास तीनों मार्केट के लिए प्रोडक्ट मौजूद है। तीनों मार्केट के लिए उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को पोजीशन किया हुआ है। इसी तरीके से ऑटोमोटिव वाले भी करते हैं। उनके पास 800 सीसी कार भी होती है, 1300 सीसी कार भी होती है, 1800 सीसी कार भी होती है, और इससे ऊपर वाली 2400 वगैरह के भी, 4000 लीटर की भी गाड़ियाँ, 4000 सीसी की भी गाड़ियाँ होती हैं। तो ये उनकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट या डिफरेंट बाइंग कैपेसिटी के कस्टमर्स के लिए पोजीशन करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये है कि जनाब आप अपने प्रोडक्ट, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसकी मार्केटिंग पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, किसके ऊपर आप ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट एलोकेट करने जा रहे हैं, और आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कहाँ कहाँ पे किन प्रोडक्ट्स की बढ़ा रहे हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये सारे डिसीजंस आप लेते हैं। आपकी ग्रोथ की स्ट्रेटजी क्या है, पोर्टफोलियो मतलब आपके डिसीजंस क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ पोजीशन करना है, और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। अच्छा, कोलैबोरेशन का लेवल फिर उन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि जब आप कोलैबोरेशन करते हैं तो कोलैबोरेशन क्या होती है। सबसे पहले जो कोलैबोरेशन होती है वो होती है इंट्रा ऑपरेशन स्कोप। तो कोई एक ऑपरेशन है, जैसे परचेज एक ऑपरेशन है, परचेज के अंदर जितने लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर करके काम करें। परचेज के अंदर ही एक दूसरे के लोग एक दूसरे कोलैबोरेट करें, तो इंटर ऑपरेशन स्कोप कहलाता है। अगर इंटर ऑपरेशन स्कोप नहीं होगा तो एक आइटम एक आदमी ने खरीद लिया, दूसरा आदमी भी वो आइटम खरीद लेगा। दैट विल बी रिडंडेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल बी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले लेवल पे जो कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है वो होती है विद इन द ऑपरेशन। ठीक है, उसको कहते हैं इंटर ऑपरेशन स्कोप। और ऑपरेशन के ऊपर जो चीज होती है उसको हम कहते हैं फंक्शन। हम कहते हैं विद इन द फंक्शन भी कोलैबोरेशन होना चाहिए। पूरा फंक्शन क्या है? जैसे सप्लाई चेन एक पूरा फंक्शन है, उसके अंदर परचेज भी आ गया, उसके अंदर प्रोडक्शन भी आ गया, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर भी आ गया। ये तीनों मेजर फंक्शंस आ गए। अब इन ये तीनों आपस में कोलैबोरेट करके चलेंगे तो हम कहेंगे कि एक फंक्शन के अंदर जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब एक दूसरे से कोलैबोरेट करके चल रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन और अलाइंड हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। उससे भी ऊपर के लेवल की अलाइनमेंट और कोलैबोरेशन है इंटर फंक्शनल। इसको यानी एक फंक्शन दूसरे कंपनी के फंक्शन के साथ अलाइनमेंट करे, कोलैबोरेशन करे। जैसे सेल्स का फंक्शन प्रोडक्शन के साथ कोलैबोरेशन करे। उससे क्या होगा कि सेल्स वाले अगर किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन को इन एडवांस बताएंगे कि हम इस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 25% रेज इन सेल्स। तो आप अपने अगले महीने की प्रोडक्शन को अकॉर्डिंगली इस तरह से गेयर अप करें तो ताकि अब सेल इंक्रीज हो, तो हम उसको सही तरीके से मार्केट के नीड को मीट कर सकें। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ भी अलाइन हो जाए तो हम कहते हैं इंटर फंक्शनल स्कोप। और अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो जाए तो हम कहते हैं इंटर कंपनी स्कोप। हमने अचीव कर लिया, यानी अगला लेवल अचीव कर लिया। कि जो वेंडर है वो आपके साथ अलाइंड है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अलाइंड है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के साथ अलाइंड है, तो हम कहते हैं कि ये इंटर कंपनी स्कोप का लेवल अचीव कर लिया। उसके बाद एजाइल इंटर कंपनी स्कोप ये है कि पूरा जो सप्लाई चेन है वेंडर से लेकर के रिटेलर तक, वो पूरे सप्लाई चेन में कोई डिमांड शिफ्ट होती है 20% ऊपर या 20% नीचे,
उसको आसानी से मैनेज कर सकती है, सीमलेस तरीके से मैनेज कर सकती है। तो इस कोलेब्रेशन को सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कोलेब्रेशन कहते हैं, एजाइल इंटर कंपनीज को। ठीक है, ये आपको अलग अलग इनको समझना जरूरी है। इंटर ऑपरेशन स्कोप का मतलब हुआ है विद इन द ऑपरेशन, कोई जो छोटा ऑपरेशन है जैसे अकाउंटिंग का ऑपरेशन है, सेल्स का ऑपरेशन है, या परचेज का ऑपरेशन है, उसके लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोलेबरेट करते हैं। अब फंक्शनल स्कोप का मतलब है कि एक फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन है या एचआर का फंक्शन है, उसके अंदर जितने भी सब ऑपरेशंस हैं वो सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम। और इंटर फंक्शनल स्कोप का मतलब है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करे। तो ये जरा इनका डिफरेंस को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये सब लोग गायब क्यों हो रहे हैं क्लास से भाई, क्या प्रॉब्लम है? सर मे बी न्यू ईयर का वो फर्स्ट सैटरडे है तो सब इवेंट्स चल रहे होंगे इसलिए बिजी होंगे शायद। बड़े बदमाश हो रहे हैं यार। अच्छा, मैं थोड़ी देर 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ ताकि जो गए हैं वो वापस आ जाए, फिर इंशाल्लाह ठीक, मिलते हैं। ओके। ओके ओके सर। सर। और जरा उरूसा सबको डांटोगे वापस आए वो। ये हलीमा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सबसे ज्यादा आपने परेशान किया है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। आप घर पे हैं, जॉब पे हैं? सर घर पर हूँ, लेकिन असल में वो कहीं जाना था, इस वजह से वो लेट ज्वाइन किया मैंने। ठीक है। अच्छा, अभी 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ ताकि और लोग भी ज्वाइन कर लें। अभी एक और गायब हो गया है यार, वो क्या ना, शेख। जरा उरूसा सबको मैसेज करोगे जल्दी क्लास ज्वाइन करें। ओके सर। ओके, 10 मिनट का ब्रेक है। ओके सर।
यस हेलो। ये तुम लोगों ने क्लास का माहौल इतना बोरिंग क्यों बना दिया यार? क्यों सर, क्या हुआ? क्या सब बच्चे गायब हो रहे हैं, क्या वजह है? सर पता नहीं, है तो वही बता सकते हैं। नासिर नहीं है और कौन नहीं है? सर एक्चुअली वो टाइमिंग्स ऐसे है ना 7 से 9, तो ज्यादातर ये 7 से 9 आउटिंग के सही टाइम, टाइमिंग नहीं है। ये तो तुम लोगों की आउटिंग के वजह से रखा है भाई। आउटिंग के टाइमिंग्स होते हैं ना सर ये। यार वो सब बड़े नवाब बैठे हुए हैं यहाँ पे यार। तो अब बात ये है कि वो अनस अनस पता नहीं गायब हो गया है। मुकीत साहब तो बड़े रेगुलर थे, उनको क्या हो गया? नबील कहाँ है? समझ नहीं आ रही है। मुकीत साहब तो शरीफ आदमी है यार। अच्छा, तो मैं तो सुबह भी पढ़ाने को तैयार हूँ, तो उसके फिर वो हलीमा को प्रॉब्लम होती है। हलीमा का सैटरडे वर्किंग डे होता है। सुमैर का भी वर्किंग डे होता है सैटरडे। ओके, ये ग्राफ जरा सा आप इसको फोकस कीजिए। इस ग्राफ के अंदर दो चीजें हैं, एक एफिशिएंसी और एक रिस्पॉन्सिवनेस। आप में से कोई साहब बता सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या है और रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? जब किसी प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर आप एक ही प्रोडक्ट बनाते रहें, तो उस वजह से आप उस प्रोडक्ट को उस प्लांट के ऊपर लो कॉस्ट में बना सकते हैं। रीजन इसके आप यू आर अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और चूंकि आप प्लांट में कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट नहीं कर रहे, उसके मशीन्स को चेंज नहीं कर रहे, एक ही चीज़ रेगुलरली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम कहेंगे ये प्रोडक्शन प्लांट एफिशिएंट है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी प्लांट के ऊपर डेनिम के जीन्स के पैंट बन रहे हैं और मुसलसल वो जीन्स के पैंट बनते चले जा रहे हैं, तो इस वजह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेता है। इस प्लांट को हम एफिशिएंट कहते हैं। इसके ऊपर आप लो कॉस्ट प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो मार्केट में कंपटीशन जिसके अंदर ज़्यादा है। उसके मुकाबले में उसी प्लांट के ऊपर आप डेनिम के जीन्स भी प्रोड्यूस करें, फिर टी शर्ट्स भी प्रोड्यूस करें, शर्ट्स भी प्रोड्यूस करें, जैकेट्स भी प्रोड्यूस करें, और दूसरे तरह के भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, तो आपको बार बार प्लांट को रोकना पड़ेगा, नई सेटिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब आप नया प्रोडक्ट बनाना शुरू करें तो वो उसके ऊपर बना सकें। जब आप प्लांट को बार बार रोक करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप प्लांट एफिशिएंट तो रह नहीं सकता, क्योंकि एफिशिएंसी तो उस वक्त आती है जब प्लांट कंटिन्यूसली चलता रहे, एक ही प्रोडक्ट बनाता रहे। लेकिन अब इस प्लांट के अंदर एफिशिएंसी तो नहीं है, लेकिन एक दूसरी खूबी आ गई है कि कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकता है। हम ये कहेंगे ये प्लांट रिस्पॉन्सिव है। जिस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड आती है वो प्रोडक्ट बना देता है। जैसे प्लांट टैबलेट भी बना सकता है, कैप्सूल भी बना सकता है, और किसी खांसी के शरबत को भी फिल कर सकता है। जाहिर है कि हर तरह की चीज़ों के लिए आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, प्लांट को रोकना पड़ता है, फिर नया प्रोडक्ट उसके अंदर बनाने के लिए टाइम लगता है। तो हम ये कहेंगे प्लांट एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन ये प्लांट रिस्पॉन्सिव है। तो एक प्लांट आमतौर पे या तो एफिशिएंट होता है या फिर रिस्पॉन्सिव होता है। बाद वक़्त आपको एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, जैसे ज़ारा को जीन्स प्रोडक्शन में एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके जीन्स की डिमांड काफ़ी हद तक सर्टेन है। इसलिए वो जीन्स को ऐसी जगह पे बनाएंगे जहाँ पे एफिशिएंसी हो, यानी एक ही प्लांट है और जीन्स की पैंट बनाते चले जाओ। लेकिन जहाँ पे डिमांड अनसर्टेन हो, वहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत होती है। तो कई फैशन के आइटम्स हैं, उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। अब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, किसी फैशन के आइटम की डिमांड कम आ रही है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने प्लांट को एडजस्ट करना है प्रोडक्शन को। तो प्लांट को रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है। तो जब डिमांड सर्टेन हो, आपको पता हो कि इतने नंबर ऑफ जीन्स आपके हर महीने बिकेंगे, तो आपको एफिशिएंट सप्लाई चेन की ज़रूरत है। और जब आपका डिमांड अनसर्टेन हो, आपको नहीं पता कि आपके कितने शर्ट्स कितने बिकेंगे, टी शर्ट्स कितने बिकेंगे, इस कलर के शर्ट्स कितने बिकेंगे, इस कलर साइज के टी शर्ट्स कितने बिकेंगे, डिमांड अनसर्टेन है, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन बनाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स और प्रोडक्ट फ्लो को मैनेज करना है।
तो आपका सप्लाई चेन या तो एफिशिएंट हो सकता है या रिस्पॉन्सिव हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा एफिशिएंट हो और थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो। तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ग्राफ की, एरिया नजर आ रहा है, इसके मिडिल में कहीं पे होंगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़े से रिस्पॉन्सिव हैं और थोड़े से एफिशिएंट हैं। और अगर आप शुरू में हो तो हम कहेंगे कि बिल्कुल एफिशिएंट है आप, रिस्पॉन्सिव नहीं है। और बिल्कुल टॉप पे हो तो हम कहेंगे कि आप एफिशिएंट नहीं है और रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा है। तो आपका सप्लाई चेन या तो थोड़ा एफिशिएंट हो सकता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकता है। अब आपने अपने सप्लाई चेन को कहाँ पे मेंटेन करना है, ये आपका डिसीजन होता है सप्लाई चेन मैनेजर, और ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के फ्लो पे। बाज़ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनका पता होता है कि डिमांड क्या होगी, तो वहाँ पे आप एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं। जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता है कि उसकी डिमांड क्या होगी, तो वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है। अच्छा जनाब, अब ये देखिए कि बैलेंस कैसे करते हैं और रियल लाइफ में क्या हो रहा है। देखिए, एक डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहे हैं कि इस डेट पे आपने लॉन्च किया और उस डेट से पहले आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी तो प्रोडक्शन जाहिर है कि प्लांट आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोडक्शन पाइल अप करना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे प्रोडक्शन की लाइन बढ़ करके इन्वर्टेड यू की कर्व में नीचे आ रहा है। जब ये ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है कि ओवर सप्लाई हो गई। जब ओवर सप्लाई हो जाती है तो रिटेलर्स रिटर्न करना शुरू करते हैं कि भाई सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, हम इसे नहीं सेल कर सकते, तो इसलिए ऑर्डर कैंसिल कर दो या ऑर्डर रिटर्न कर लो। फिर क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन को डाउन करना शुरू करते हैं। प्रोडक्शन को डाउन करना शुरू करते हैं तो जो रियल डिमांड है, जो कि बड़े डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, उसके साथ ये तकरीबन मैच हो जाता है, करीब करीब आ जाता है। अगर आपकी सप्लाई उससे ऊपर होती है डिमांड से तो हम कहेंगे ओवर सप्लाई, और आपकी सप्लाई अगर डिमांड से नीचे होती है तो हम कहते हैं कि शॉर्टेज है। अब होता क्या है, जिसको कि हमने बुलविप इफेक्ट में भी बताया है, कि बुलविप इफेक्ट होता है। बुलविप इफेक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुलविप इफेक्ट होता क्या है। कि बुलविप, किसी कस्टमर ने आकर के आपके यहाँ कुछ ज़्यादा आइटम्स ऑर्डर कर दिए रिटेल पे, तो रिटेल को लगा कि ये परमानेंट नेचर के ऑर्डर हैं और मैं इसकी डिमांड में इंक्रीज हो गया, तो उससे ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर कर देता है। जब मैन्युफैक्चरर देखता है कि कई रिटेलर्स ने ज़्यादा ऑर्डर कर दिए हैं, तो अपना सेफ्टी कुशन रखने के लिए वो उससे भी ज़्यादा सप्लायर को ऑर्डर कर देता है, और एज ए रिजल्ट ओवर सप्लाई हो जाती है मार्केट के अंदर में। इस इफेक्ट को बुल व्हिप इफेक्ट कहते हैं। जब आप कस्टमर के सिग्नल को सही तरीके से रीड नहीं करते और एक टेम्पररी सिग्नल को समझते हैं कि परमानेंट नेचर का इंक्रीज इन डिमांड है, तो उसकी वजह से विप लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जिस तरह चाबुक मारते हैं तो चाबुक के एंड पे कम वेव होती है, आगे जाके ज़्यादा वेव हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो है डिमांड को गलत फोरकास्ट होता किया जाता है हर लेवल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड बुल विप इफेक्ट। और उसकी वजह से फिर पहले स्टेज में ओवर स्टॉकिंग होती है, दूसरे स्टेज में एक्सटर्नल अंडर स्टॉकिंग हो जाती है कि आपका प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है, एंड बोथ आर नॉट डिजायरेबल। क्योंकि जब प्रोडक्ट सरप्लस होता है तो उसको यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, आप उसे डिस्काउंट पे सेल करते हैं। और जब प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है आपको ये नुकसान होता है कि आपको के लॉस सेल्स हो जाते हैं। इनकन्फर्म सेल्स हैं लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए यू आर नॉट सेलिंग इट। अब सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के तरीके क्या है। सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए दो तरीके, एक एक्सटर्नल बैलेंसिंग मेथड है और एक इंटरनल बैलेंसिंग मेथड। एक्सटर्नल बैलेंसिंग का मेथड ये है कि आप मार्केट में किसी चीज़ को जाके करेक्ट करते हैं जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई मैच कर जाती है। मिसाल के तौर पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आप उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, अब क्या करें, प्राइस बढ़ा दें। जब आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा देते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाएंगे। एक तरीका ये है कि अगर आपकी डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा है एंड यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट डिमांड, तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दें। अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि ये जो अभी मार्केट कोरोना हुआ तो कोरोना में मास्क शॉर्ट पड़ गए,
तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इतनी सप्लाई नहीं थी, तो कोरोना सप्लाई करने वाले रिटेलर्स ने क्या किया, 10 रुपए के मास्क को 20 रुपए का कर दिया, 30 रुपए का कर दिया। प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड डाउन हो जाती है। बहुत सारे लोग डिटरेंस पैदा करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो एक मैकेनिज्म ये है कि आप प्राइस इंक्रीज कर दें। अगर आपकी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप प्राइस बढ़ा दें। दूसरा तरीका ये कि आप लीड टाइम बढ़ा दें, कि कस्टमर से कहेंगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, मगर आपको आज नहीं मिलेगा बल्कि 1 महीने के बाद मिलेगा, 2 महीने के बाद मिलेगा। तो अगर आपके कस्टमर, आपके प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू है और इतनी ज़्यादा डिमांड है, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी नहीं है, तो कस्टमर उसके लीड टाइम को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स हैं जिसके जरिए से आप डिमांड और सप्लाई को मैच कर सकते हैं। जैसे बोइंग का जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, लीड टाइम बढ़ा देता है अगर बोइंग की डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को परमानेंटली नहीं बढ़ा सकता, वो लीड टाइम बढ़ा देता है। इसी तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक के टरबाइन की डिमांड बढ़ती है, वो लीड टाइम बढ़ा देता है। इंटरनली आप क्या करते हैं, बैलेंस का देखा कि आप डिमांड और सप्लाई को कैसे मैच करें कि आप इन्वेंट्री ज़्यादा रखें। जब आप इन्वेंट्री ज़्यादा रखते हैं तो क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो उस एक्सेस इन्वेंट्री से आप फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री एक लीवर है जिसको आप यूज करके डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा लीवर जो आपके पास है वो है प्रोडक्शन। जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें, जिस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है उसकी प्रोडक्शन कम कर दें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्लांट में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप डिमांड को एज सप्लाई चेन मैनेजर, ये 4 चीजें हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आप डिमांड को फोरकास्ट कैसे करेंगे? डिमांड फोरकास्ट करने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि डिमांड 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट डिमांड और एक डिपेंडेंट डिमांड। जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट में कार की डिमांड एक इंडिपेंडेंट डिमांड है। अचानक लोगों के पास पैसा आ जाता है, लोग गाड़ियां खरीदनी शुरू कर देते हैं, गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई, ये एक इंडिपेंडेंट डिमांड है। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में स्टील की डिमांड बढ़ गई। स्टील की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि गाड़ियों की डिमांड बढ़ी। तो स्टील की डिमांड डिपेंडेंट है गाड़ियों के डिमांड के ऊपर, इसलिए हम स्टील की डिमांड को कहेंगे कि डिपेंडेंट डिमांड है। पेंट की डिमांड को हम कहेंगे डिपेंडेंट डिमांड है, लेकिन गाड़ियों की डिमांड को हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट डिमांड। तो 2 तरह के डिमांड्स होते हैं मार्केट में। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट डिमांड वाला प्रोडक्ट है या डिपेंडेंट डिमांड वाला। कि स्टील की जो डिमांड इंक्रीज होती है, इस वजह से इंक्रीज होती है कि लोग ज़्यादा गाड़ियां खरीदनी शुरू करते हैं, ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स खरीदना शुरू करते हैं, ज़्यादा एयर कंडीशनर्स खरीदना शुरू करते हैं। इन सब में स्टील यूज़ होता है। तो जब ये ज़्यादा चीज़ें आप कंज्यूमर की ड्यूरेबल्स खरीदना शुरू करेंगे, स्टील की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि उस डिमांड के ऊपर आपकी डिमांड डिपेंडेंट है। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगी कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसकी डिमांड एक इंडिपेंडेंट डिमांड है या डिपेंडेंट डिमांड। अच्छा, डिमांड में कई तरह से फ्लक्चुएशन हो सकती है। एक रैंडम फ्लक्चुएशन है, किसी वजह से अचानक जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, ये रैंडम फ्लक्चुएशन है। उसको आप किसी प्रेडिक्टर से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो रैंडमली फ्लक्चुएट हो गई उसकी डिमांड, ज्यादा एकदम अचानक से कोई डिमांड बढ़ गई, इसको कहते हैं हम रैंडम फ्लक्चुएशन। दूसरी फ्लक्चुएशन जो होती है वो ट्रेंड फ्लक्चुएशन होती है। ट्रेंड फ्लक्चुएशन का ये मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी डिमांड हर साल 10% बढ़ रही है। ये एक ट्रेंड फ्लक्चुएशन है। ट्रेंड बता रहा है कि पिछले साल भी 10% डिमांड बढ़ी थी, इस साल भी 10% डिमांड। जैसे फूड बिजनेस की डिमांड कराची में 15% से बढ़ रही है, हम ये कहेंगे ये ट्रेंड फ्लक्चुएशन है। इसी तरीके से स्कूल एजुकेशन की डिमांड कराची में 7% से इंक्रीज हो रही है हर साल। ये एक ट्रेंड है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम कहेंगे ट्रेंड फ्लक्चुएशन है। और ये किस वजह से? कि बहुत सारे लोग अर्बनाइजेशन की वजह से गांव देहात से शहर में आते हैं, एक अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। और दूसरा बर्थ रेट है कि अपना शहर का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बर्थ रेट है,
उसकी वजह से एजुकेशन की डिमांड हर साल बढ़ती चली जाती है। तो ये ट्रेंड फ्लक्चुएशन पॉजिटिव है, और जब तक कि ये दो फैक्टर्स पॉजिटिव रहेंगे, एक अर्बनाइजेशन का रेट बढ़ता जाएगा और चाइल्ड बर्थ रेट यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा, तो एजुकेशन की डिमांड में इंक्रीज होता रहेगा। तो ये एक ट्रेंड है विच इज लाइकली टू कंटिन्यू इन कमिंग ईयर्स। ये ट्रेंड फ्लक्चुएशन कहलाता है। तीसरा फ्लक्चुएशन कहलाता है सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन क्या है? जैसे मिसाल अगर गर्मियों में एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ गई, सबको पता है गर्मियों में एयर कंडीशनर की, रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ जाती है। बकरीद के करीब जो है डीप फ्रीजर्स की डिमांड बढ़ जाती है, ये पता है। ये सीजनल फ्लक्चुएशन। सर्दियों में आपको जैकेट्स और हुडीज और स्वेटर्स, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। गर्मियों में इनकी डिमांड बिल्कुल नीचे चली जाती है। ये सीजनल फ्लक्चुएशन है, यू नो दैट। आप अकॉर्डिंग टू सीजन उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है कि दिसंबर में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, तो आप अपने उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके रखते हैं, ज़्यादा इन्वेंटरी रखते हैं, क्योंकि आपने सीजनल फ्लक्चुएशन को देखा हुआ है। तो ये 3 तरह की फ्लक्चुएशन हो सकती है। अच्छा, अब आप फोरकास्टिंग करते कैसे? फोरकास्टिंग का एक तरीका होता है सिंपल मूविंग एवरेज। देखिए फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। फोरकास्टिंग का ये मतलब है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। मिसाल के तौर पे आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं कि जनवरी में इतनी सेल होगी। आप कैसे पता करेंगे जनवरी में कितनी सेल होगी? डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड्स यूज करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये फोरकास्टिंग मेथड इसके लिए ज्यादा सूट। एक तरीका कहलाता है सिंपल मूविंग एवरेज, कि मैं जनवरी की सेल्स मैनेजर हूँ, जनवरी की सेल्स को फोरकास्ट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों की सेल उठाऊंगा कि पिछले 4 महीनों में कंपनी में क्या सेल रही, किसी महीने ज़्यादा रही होगी, किसी महीने कम रही होगी। इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दूंगा और कहूँगा कि जनवरी में ये सेल्स होगी। अगर मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, कि पिछले 4 महीने के सेल्स को आप लेके एवरेज निकाल लें, और अगर आपको सूट करता है तो 6 महीने का सेल लेके एवरेज निकाल लें, अगर आपको सूट करता है तो 2 महीने का सेल लेके एवरेज निकाल लें। तो ये आपको थोड़े से तजुर्बे से पता चल जाता है कि पिछले 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के सेल्स को मैं ऐड करके अगर उसका एवरेज ले लेता हूँ तो अगले महीने की सेल तकरीबन सही फोरकास्ट हो जाती है। ये सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निक है। दूसरा तरीका कहलाता है वेटेड मूविंग एवरेज। रूसा, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। वेटेड मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आप इस तरह से सिंपली सबको ऐड नहीं करते, बल्कि आप ये कहते हैं कि जनवरी की मैं सेल पोस्ट फोरकास्ट कर रहा हूं, तो जनवरी के लिए सेल का जो सबसे अच्छा प्रेडिक्टर है वो दिसंबर की सेल है और नवंबर की सेल है, और सितंबर और अक्टूबर की सेल उनकी इतनी अच्छे प्रेडिक्टर नहीं है। तो मैंने चूंकि ये एज्यूम किया है कि नवंबर की सेल मुझे ज़्यादा बेहतर बताती है और दिसंबर की सेल मुझे ज़्यादा बेहतर बताएगी कि अगले महीने की सेल क्या होगी, तो नवंबर और दिसंबर की सेल को वेटेज में ज़्यादा दे दूंगा। वेटेज कैसे ज़्यादा दूंगा? नवंबर की सेल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिसंबर की सेल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसमें सितंबर और अक्टूबर की सेल को ऐड कर दूंगा और उसको डिवाइडेड बाई 6 कर दूंगा। इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। 6 इसलिए कि मैंने नवंबर के सेल को 2 से डिवाइड किया और दिसंबर की सेल को भी 2 से डिवाइड किया, तो अब इस तरह से, और फिर इसमें सितंबर और अक्टूबर भी ऐड किया है, तो ये टोटल कितने हो गए? 6 महीने हो गए। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कहलाता है वेटेड मूविंग एवरेज। अब वेटेड मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी महीने को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं तो उसको ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जिस महीने को कम वेटेज दे रहे हैं उसको कम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वेटेड मूविंग एवरेज कहलाता है जी। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कहलाती है। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए कि आपके जो एक पर्टिकुलर तरह का कर्व है जिसको कि आपकी सेल्स फॉलो कर रही है,
तो उसी कर्व को आप एक्स्ट्रापोलेट करके देख लेते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन आप लोगों ने पता नहीं आप में से किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एक्स्ट्रापोलेट करके देख लें तो हम कहते हैं कि कर्व हमें बता देगा कि अगले साल की सेल क्या होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 5 साल की सेल का कर्व है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 के सेल्स मौजूद है। अब 2022 की सेल देखनी है तो आप ये देखेंगे कि इस कर्व का इक्वेशन क्या है, और उस कर्व की इक्वेशन के मुताबिक अगले साल की सेल्स प्रिडिक्ट कर लेंगे। वो जाहिर है कि आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, एक्सेल भी कर्व के ऊपर वैल्यू दे देता है अगर आप लोगों को एक्सेल यूज करना आता है तो। अच्छा जनाब, अब एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है डिमांड फोरकास्टिंग के, अगले महीने की या अगले साल की सेल आपकी टोटल होगी क्या, वो आप कैसे करते हैं? उसके करने का एक तरीका ये होता है कि आप तमाम डिपार्टमेंट से कहते हैं कि आप अपना फोरकास्ट बताइए, अगले साल की सेल क्या होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट बताता है कि जनाब अगले साल की सेल इतनी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अपने तजुर्बे से बताता है अगले साल की सेल इतनी होगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने डेटा से बताता है कि अगले साल की सेल इतनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अपने तजुर्बे से बताता है कि लास्ट ईयर जिस तरह से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है ये सेल होगी। इसके इन सब को आप मिला करके डिस्कशन करते हैं और प्रिलिमिनरी एक जो डिमांड फोरकास्ट होती है, कोई मेथड यूज किया आपने, मूविंग एवरेज मेथड यूज किया फॉर एग्जांपल, सिंपल मूविंग एवरेज मेथड यूज किया, इन सब को मिलाकर एक डिस्कशन होती है। अब उस डिस्कशन के बेसिस पे आप सब मिल करके डिसाइड करते हैं भाई अगले साल का ये डिमांड, ये इंटरनल कंसेंसस फोरकास्ट है। इसके बेसिस पे सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। और इसके लिए आप डेल्फी टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। डेल्फी टेक्निक ये होता है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने कार्ड पे लिखिए कि अगले साल की सेल कितनी होगी। कोई कहता है $100 मिलियन, कोई कहता है $70 मिलियन, कोई कहता है $150 मिलियन। फिर इन सब की फिगर्स एक दूसरे को पास की जाती है। 70 वाला देखता है कि मैंने तो यार बहुत कम एस्टिमेट कर दिया, 150 वाला देखता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया, 150 वाला अपने आप को थोड़ा नीचे करता है, 70 वाला थोड़ा अपने आप को ऊपर करता है। इस तरह उनके दरमियान एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है कि मे बी वी विल डू नेक्स्ट ईयर $110 मिलियन। ये भी एक टेक्निक है और ये उस तरह के मार्केट में ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पे डिमांड वेरिएबल्स के बेसिस के ऊपर, किसी मॉडल के बेसिस के ऊपर फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पे ये ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होता है। ये इन्होंने एक सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग का एक आपको तरीका दे दिया है कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में आमतौर पे करते हैं कि आप सेल्स फोरकास्ट करते हैं पहले स्टेप पे, कि जो भी आपकी सेल्स फोरकास्ट रिपोर्ट्स हैं वो लेते हैं, उसमें बैठ करके आप डिमांड प्लानिंग करते हैं कि डिमांड को कैसे प्लान किया जाएगा, कि डिमांड को किस तरह से मैनेज करना आगे जा करके। और डिमांड को मैनेज करने के लिए जाहिर है कि आप बताएंगे कि जनाब आपको सप्लाई क्या क्या मिलनी चाहिए, किस फेजेस पे कौन कौन से रॉ मटेरियल मिलने चाहिए। उसके बाद SNOP मीटिंग होती है, फिर एग्जीक्यूटिव SOP मीटिंग होती है और फिर आप एक डिसीजन ले लेते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट हमने इतने बनाना है, ये प्रोडक्ट हमने इतने बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है। इस तरीके से एक आप रफ कट प्लानिंग कर लेते हैं। उसके बाद CPFR है। CPFR बेसिकली एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है और उस कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल के अंदर आपको बेसिकली सबको, CPFR बेसिकली एक डेवलप्ड मॉडल है कोलैबोरेटिव प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए के एंड रिप्लेनिशमेंट के लिए। उसके अंदर आप सबको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए आप कंज्यूमर से भी डेटा ले रहे हैं, आप रिटेलर से भी डेटा ले रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर से भी डेटा ले रहे हैं, ठीक है। जब आप इन सब से डेटा लेते हैं तो आपको जाहिर है कि आपको जब कंज्यूमर से आप डेटा ले रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पर, तो आपको देखना पड़ेगा कि शॉपर का मार्केटिंग ट्रेंड क्या है, शॉपर को किस तरह से प्रोडक्ट्स आप मार्केट कर रहे हैं और शॉपर किस तरह से उसे परचेज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल का डेटा क्या है, कैटेगरी के प्लान्स क्या है। कैटेगरी से मुराद ये है कि देखिए आप जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। जैसे अगर फैशन के प्रोडक्ट्स हैं
तो कुछ जो है वो मिड क्लास कैटेगरी के हैं, कुछ अप क्लास कैटेगरी के हैं, कुछ जो है लोअर क्लास कैटेगरी के हैं। तो आपको सबको देखना होगा कि उनके अंदर ट्रेंड कैसा जा रहा है। फिर सोशल मीडिया से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, लोग किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को परसीव कर रहे हैं। फिर लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं और लॉयल्टी प्रोग्राम्स को आपके कस्टमर्स कितना वैल्यू करते हैं। ओके, फिर इसी तरीके से आपको जब पता चल जाए, एक एक आपने एस्टिमेट कर लिया कि कस्टमर्स ये कर रहे हैं आपके साथ, ये चीज़ें ये फ्यूचर का ट्रेंड जा रहा है, ये इन आइटम्स में आपको ज़्यादा सेल्स मिलेगी, तो फिर अकॉर्डिंगली आप कैटेगरी प्लान करते हैं और वेंडर्स को मैनेज करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। ये देखिए, ये मॉडल ऐसा है कि मैं आपको ज़बानी बता दूंगा, आप थोड़ा बहुत समझ भी जाएंगे, लेकिन एक्चुअली जब इसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। फिर आप उसके मुताबिक आप लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स के बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, बिग डाटा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कि जनाब प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट लाइन और ये साइजेस इतनी इतनी क्वांटिटी में जाएंगे, फिर बाइंग रिबाइंग इस तरह के। फिर सप्लाई चेन विजिबिलिटी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंज्यूमर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर ये सब मिलकर के कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे मिल करके किस तरीके से विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। यानी रिटेलर का डेटा वो मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है और मैन्युफैक्चरर का डेटा डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ रहा है, एज ए रिजल्ट वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है एक्चुअली ना, उस पे सिस्टम को ब्रीफली आप पढ़ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये CPFR मॉडल कहलाता है। जी, तुम लोगों का कोई सवाल वाल नहीं है क्या है भाई? नहीं सर, वो समझ में आ गया था। कुछ नहीं समझ रहा तुम लोग, ऐसे ही टाइम जाया कर रहे हो, मेरा भी और अपना भी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या, चलो मैं तुम लोगों को ऐसी चीज बताता हूँ जो तुम लोगों के लिए फिर इंटरेस्टिंग ये हो सकता है, और क्या हो सकता है। सर एक चीज बताइएगा कि अगर किसी ने हाइब्रिड प्रोग्राम लिया हुआ हो पीजीटी हम्म का, हम्म, वो ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना चाह रहा हो तो हो सकता है? हाँ हो सकता है, सही है। लेकिन आप बार बार वापस नहीं जा सकते कि फिर आप नहीं, मैं ऑनलाइन में आना चाह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सही। यू हैव टू डू इट वंस, वरना ठीक फिर है। वापस जाने की भी शायद कोई फीस है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो एक दफ़ा आप डिसाइड कर लें अच्छी तरीके से। ये कौन सा चैप्टर किया हमने? 7। 7 किया है। अच्छा, क्यों आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं? जी सर, चांसेस हैं, मैं बताऊंगा आपको कॉल करके। अच्छा, ठीक है, ज़रूर। जी। देखो, अभी एक चैप्टर में तुम लोगों को कराना चाह रहा हूँ, वो 14 चैप्टर है। ठीक है, वो थोड़ा सा सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी क्या होती है वो करना है।
दैट इज चैप्टर 14। ये करना चाहिए वैसे तो, चलो। देखो ये नजर आ रहा है चैप्टर 14, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन फ्लोज। यू कैन जी। सी दिस ना? यस सर। जी। अच्छा देखिए, जितने भी दुनिया में सप्लाई चेन के अच्छे बिजनेस मॉडल्स हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड है। आप फेडेक्स को देख लीजिए, अमेजोन को देख लीजिए, अली बाबा को देख लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान में दराज है किसी हद तक, लेकिन जाहिर है उनके अपने सप्लाई चेन के बहुत सारे इश्यूज हैं, मैनेजमेंट इश्यूज है। तो ये सप्लाई चेन, ये बाइकिया है, आपका करीम है, या SWL है, या और एक और कौन सी है ट्रांसपोर्ट की, ये सब क्या है? ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करते हैं। जितना अच्छा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है उतने अच्छे तरीके से ये रूट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। और इसकी बेसिस पे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि उबर प्राइम टाइम के ऊपर कितना ज़्यादा चार्ज करता है, एंड स्टिल यू पे दैट अमाउंट, क्योंकि उस टाइम के ऊपर यू आर बैडली इन नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो उन्होंने ये पूरी एनालिसिस की हुई, और पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड सॉफ्टवेयर है जो कि सपोर्ट करता है पूरे सिस्टम को। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कराची में बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कॉल सेंटर्स बेसिकली करते क्या है? ये कॉल सेंटर्स इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम करते हैं, और इनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। वो इनके कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करता है। कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करने के बाद वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता है कि कौन से कस्टमर्स हैं जिनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, यानी जिस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे। उसके पीछे उनका पूरा डेटा होता है स्पेंडिंग का। और स्पेंडिंग का डेटा कहाँ से मिलता है उनको? फेसबुक से, गूगल से, इस तरह के वेबसाइट से उनको सारा डेटा मिल जाता है कि कौन से कस्टमर्स हैं, किस डेमोग्राफिक प्रोफाइल के कस्टमर है, उनका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और आप फेसबुक को देते हैं कि आपके प्रोडक्ट को वो प्रमोट करें, आपकी सेल बढ़ जाती है। क्यों सेल बढ़ जाती है? क्योंकि फेसबुक ने तमाम कंज्यूमर का डोपलगैंगर बनाया हुआ है। ठीक है, मेरा भी एक डोपलगैंगर बना हुआ है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, गूगल पे और इवन ट्विटर पे, इन सब पे बना हुआ है। वो मेरा पूरा पैटर्न मॉनिटर करता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स लाइक करता हूँ, किन वेबसाइट्स पे जाता हूँ, मेरे क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग का पैटर्न क्या है, और ये सब मिला करके वो एक मेरे बारे में पूरा एक प्रोफाइल बना लेते हैं। वो प्रोफाइल बनाने के बाद उनके पास डेटाबेस में ऐसे बिलियंस ऑफ पीपल का प्रोफाइल पड़ा। जब आप कोई प्रोडक्ट उनको देते हैं, उन प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो उसको मैच करते हैं, मैच करके फिर बताते हैं कि ये जो कस्टमर्स हैं, ये इनके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो आपका कॉल सेंटर का जो टेलीफोन होता है वो डायरेक्टली उसके नंबर को पहले डायल करते हैं। दैट्स व्हाई दीज कॉल सेंटर्स आर सक्सेसफुल। इसी तरीके से आप किसी प्रोडक्ट को दें, आप गूगल को प्रमोट करने के लिए दें या फेसबुक को प्रमोट करने के लिए दें, तो ये उन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और फेसबुक पे ऐसे आपको पता है लाखों लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस को अपने प्रमोट कर रहे हैं। आपके सामने भी आते होंगे फेसबुक पे वो चीज़ें, और वो उन बिजनेसेस से चार्ज कर रहे हैं। तो ये इन सब के पीछे क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी। पहले ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं थी। गूगल पे भी जब आप कोई चीज़ सर्च करते थे तो पहले इतनी अच्छी सर्च करके रिजल्ट्स नहीं देता, बल्कि बाद औक़ात तो आप इरिटेट हो जाते थे। आज से 10-15 साल पहले जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते थे, आप पूछते-पूछते वो कोई और चीज़ ला के दे देती। लेकिन अब गूगल उसको प्रिसाइज़ली आपको सर्च करके बता देता है, बल्कि आपको सजेशंस भी देता है कि आप अगर ये चीज़ें भी देखें या जिन आपने ये सर्च किया है
तो जिन लोगों ने ये सर्च किया तो उसके साथ ये भी सर्च किया, तो आपके सर्च को फर्दर रिफाइन करने के लिए सजेशन दे देता है। कैसे दे देता है? उसके पीछे पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉफ्टवेयर है जो कि लर्न कर रहा होता है, और लर्न करके उसकी जो लर्निंग है वो कस्टमर्स को अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ट्रांसफर कर रहा होता है। तो इसी तरीके से फेडेक्स का जो सॉफ्टवेयर है, फेडेक्स पूरे अमेरिका में, फर्क है वैसे तो पूरी दुनिया में कर रहा है, हम पूरे अमेरिका में कहते हैं कि उनके हजारों ट्रक्स हर वक्त चलते रहते हैं, सैकड़ों जहाज हर वक्त उनके आसमान पे उड़ते रहते हैं। अब वो अपने जो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए से ऑप्टिमाइजेशन करता रहता है कि भाई आप जो ट्रक्स है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि भाई अपना रूट चेंज करो, रूट चेंज करके यहाँ से पार्सल पिक कर दो, यहाँ पे वो पार्सल ड्रॉप कर दो। दूसरे ट्रक को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कहते हैं यहाँ से पार्सल पिक करो, इसे ड्रॉप करो। वो अपने फ्यूल को ऑप्टिमाइज करते हैं, यूज को ड्राइविंग आवर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। वो ड्राइवर्स वहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव होते हैं, ड्राइवरलेस भी ट्रक्स आने शुरू हो गए क्योंकि ड्राइवर्स को आप सर्टेन आवर्स के बाद आपको होटल देना पड़ता है, फिर उसके बाद ज़ाहिर उनका खाना ये सारा खर्चा करना पड़ता है, तो इसलिए वो अब ड्राइवरलेस पे आ रहे हैं। लेकिन फ्यूल में वो बहुत ज़्यादा सेविंग कर लेते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करके। तो इस सॉफ्टवेयर के बगैर वो कभी भी कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकते। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर ही है जो कि उनको सर्वाइवल दे सकता है। तो इसलिए आप जितने भी सप्लाई चेन के देखेंगे अच्छे मॉडल्स हैं, उनके जो है बैक एंड पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। बहुत सारे तो ऑर्गेनाइजेशन को उनके अपने डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर है, अमेजॉन का अपना डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, गूगल अपना है, और इसी तरीके से फेडेक्स वगैरह के अपने डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि आजकल का ज़माना ऐसा है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे आपको गूगल पे और दूसरे रिसोर्सेज से मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक बहुत स्पेसिफिक होना ज़रूरी है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए एंड आई विल फोकस ऑन दीज इंफॉर्मेशन, वरना आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड में दब जाएंगे। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है उसके साथ आपके उसके मुताबिक आपकी सिस्टम कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके, हार्डवेयर के अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके, रिट्रीव कर सके, डिग कर सके, एनालाइज कर सके। तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कैपेसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सर्टेन सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब आप सप्लाई चेन में काम करेंगे तो उनमें से किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ये इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है। हर चीज़ का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, बल्कि जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके हिसाब से आप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। फिर उन सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस क्या हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला हम ये सारी टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है? ठीक है सर। रिपोर्टिंग याद। हाँ, तुम लोगों का पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है और इस वजह से मुझे तुम लोगों को पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। नहीं सर, वो आपकी तबीयत भी अभी सही नहीं लग रही। कल जो है वो हाँ मुझे थोड़ा फ्लू हो रहा है। कल तुम लोगों को पूरी क्लास की अटेंडेंस जरूरी है क्योंकि मैं बताऊंगा कि भाई किस तरह से पेपर तुम लोगों ने करना है। ठीक है, तो जो नहीं आएगा उसका नुकसान होगा। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर, अपना ख्याल रखें आप। थैंक यू डियर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।